देखिए, इस वीडियो में मैं आपको वो 8 नियम बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप इस बात का एकदम सटीक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाला जो है आपका दोस्त है या दुश्मन, और आने वाले समय में वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन ही होता है। लोग अपनी ज़रूरत और परिस्थिति के अनुसार आपके साथ दोस्तों की तरह या कि फिर दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं। और इसी से अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं कि सामने वाला जो है आपका दोस्त है या दुश्मन और आगे चलकर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा या नुकसान, तो उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत और उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग तरह की ज़रूरतें होती हैं और उनकी अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो फिर इस बात का एकदम सटीक अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है कि कौन सा बंदा दोस्त होगा और कौन सा बंदा दुश्मन? और देखिए, दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले तरह के लोग होते हैं वो लोग जो किसी ना किसी वजह से या कि फिर बिना किसी वजह के आपके दोस्त होते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं वो लोग जो किसी ना किसी वजह से या कि फिर बिना किसी वजह के आपके प्रतिद्वंद्वी यानी आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। तीसरी तरह के लोग होते हैं वो लोग जो किसी ना किसी वजह से या कि फिर बिना किसी वजह के आपके दुश्मन होते हैं। और चौथी और आखिरी तरह के लोग होते हैं वो लोग जिन्हें किसी भी वजह से आपसे कुछ भी लेना देना नहीं होता, पर किसी न किसी दूसरे की वजह से ये आपको फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते हैं। इस चीज़ को ज़रा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। मान लेते हैं कोई बंदा है जिससे आपका कुछ लेना देना ही नहीं है। वो अपने घर पर बैठा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है। इतने में आपका दोस्त गया और उसने जाकर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से गलत कौन है? और देखिए, गलत तो सरासर हमारा दोस्त ही है, पर साथ हम अपने दोस्त का ही देंगे और इसलिए देंगे क्योंकि वो हमारा दोस्त है। यानी 1, 2, 3, 4 किसी ना किसी वजह से या बिना किसी वजह के। ये हो गई परिस्थितियों वाली बात। अब ज़रूरत को समझिए। देखिए, एक से ज़्यादा लोगों की अगर एक ही दशा हो और एक ही दिशा हो तो वो सभी लोग एक दूसरे के मित्र और सहायक हो जाते हैं। एक से अधिक लोगों की अगर समान योग्यता हो तो फिर इन लोगों में प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन होता है। एक से अधिक लोग अगर किसी एक ही वस्तु पर संपूर्ण अधिकार चाहते हों तो फिर उनमें शत्रुता हो जाती है। और वो लोग जो आपसे बहुत ही ज़्यादा आगे होते हैं या कि फिर जिनका कार्यक्षेत्र आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर या एकदम अलग होता है, ये असल में वो लोग होते हैं जिनके लिए आपके होने या नहीं होने से और आपके जीने या मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और पड़ता भी हो तो महसूस नहीं होता। इस चीज़ को ज़रा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, बचपन में सभी कौरव एकदम प्रसन्न रहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि किसको क्या मिलना है। उसके बाद महाराज पांडु की मृत्यु के बाद 5 पांडव भी हस्तिनापुर आ गए, और क्योंकि बचपन में दोनों की योग्यताएं समान थीं, कौरवों और पांडवों में प्रतिद्वंद्विता हो गई। इसके बाद जब दुर्योधन को ऐसा लगने लगा कि पूरा का पूरा राज्य केवल और केवल मुझे ही मिलना चाहिए, तो इसकी वजह से कौरवों और पांडवों में शत्रुता हो गई। इसके अलावा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पांडवों से बहुत गहरे संबंध थे और कौरवों से कोई खास नहीं, इसी वजह से कौरवों का और उनके सहयोगियों का वध करवाने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ। और बिल्कुल इसी वजह से ही माता गांधारी को भगवान श्री कृष्ण को वंश सहित नष्ट हो जाने का श्राप देने में भी कोई संकोच नहीं हुआ। अब देखिए, ये हो गए 4 तरह के लोग, उनकी ज़रूरतें और उनकी परिस्थितियां। अब आप ये समझिए कि अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को पहचानते कैसे हैं और इस बात का अंदाज़ा
किस तरह से लगाया जा सकता है कि सामने वाला जो है आगे चलकर हमारा दोस्त बनेगा, हमारा प्रतिद्वंदी या कि फिर हमारा दुश्मन। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि दुनियादारी का पूरा खेल कुल मिलाकर 3 लोगों पर टिका हुआ होता है, जिनमें से सबसे पहला बंदा जो होता है वो होते हैं आप खुद, दूसरा जो होता है वो होता है आपका परिवार, और तीसरा जो होता है वो होते हैं आपके मित्र या कि फिर आपके सहायक। और आप जो हैं, आपके कुल मिलाकर 3 काम होते हैं। पहला है इनको सुरक्षित रखना, दूसरा है इनकी ताकत बढ़ाना, और तीसरा है अपने परिवार की और अपने मित्रों की संख्या को लगातार बढ़ाते चले जाना। अब क्योंकि सारी की सारी चीजें आपसे संबंधित हैं, इसीलिए आप अपने आप को एकदम सेंटर में रख लीजिए। अब देखिए, वो बंदा जो किसी भी मामले में आपसे इमीडिएट आगे है या इमीडिएट पीछे है, ये स्वाभाविक रूप से या तो आपका प्रतिद्वंदी होगा या कि फिर आपका शत्रु होगा। यानी ये वो बंदा होगा जो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और भले ही चाहे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए पर फायदा कभी भी नहीं देगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके कम या ज्यादा होने से वो खुद ज्यादा या कम होगा। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। अगर आप 70% लाने वाले स्टूडेंट हैं तो 60% से लेकर 80% तक लाने वाला कोई भी स्टूडेंट आपकी कभी मदद नहीं करेगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में वो बंदा जो आपसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा या थोड़ा सा कम बुरा काम करता है, वो आपकी कभी मदद नहीं करेगा। और अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में वो बंदा जो आपसे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम कमाता होगा, वो कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। और भले ही चाहे वो आपकी मदद कर भी दे तो भी उस मदद से आज नहीं तो कल नुकसान ही होगा। ये हो गया पहला सर्कल। अब आ जाइए दूसरे सर्कल पर। वो बंदा जो आपसे बहुत ही ज्यादा आगे है, वो इच्छापूर्वक आपसे मित्रता रखेगा, और वो बंदा जो आपसे बहुत ही ज्यादा पीछे है, वो हमेशा आपका सहयोग करेगा और आपकी हर बात मानेगा। देखिए, अगर आप अबव एवरेज हैं तो वो बंदा जो आपसे बहुत ही ज्यादा आगे है, उसको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम की चीज बता देगा, आपका काम हो जाएगा और आप उसके एहसान में आ जाओगे। पर वो बंदा जो आपसे बहुत ही ज्यादा पीछे है, उसको कोई बहुत ऊंचे लेवल का बंदा तो घास डालेगा नहीं, और इसीलिए वो आपकी हर बात मानेगा क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। इसी एग्जाम्पल को देखिए। अगर आप 70% लाने वाले स्टूडेंट हैं तो 90% लाने वाला बड़ी खुशी से आपकी मदद करेगा, और 50% लाने वाला हर तरह से आपका सहयोग करेगा और आपकी बात भी मानेगा। अगर ऑफिस के बारे में बात की जाए तो अगर आप एक एवरेज परफॉर्मर हैं तो वो बंदा जो परफॉर्मर ऑफ द मंथ है, बड़े खुशी से आपकी मदद करेगा, और वो बंदा जिसे उसकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से निकाला जा सकता है, वो हर तरह से आपका सहयोग करेगा और काम से संबंधित आपकी हर बात मानेगा। और बिल्कुल इसी तरह से ही बिजनेस में वो बंदा जिसके बिजनेस का वॉल्यूम आपसे बहुत ही ज्यादा है, वो बड़ी खुशी से आपकी मदद करेगा, और वो बंदा जिसके बिजनेस का वॉल्यूम आपसे बहुत ही ज्यादा कम है, वो बिजनेस से संबंधित आपकी हर बात मानेगा। अब आ जाइए तीसरे सर्कल पर, और यहां पर असल में वो बंदा आ जाता है जो उस बंदे की मदद कर सकता है जो आपसे इमीडिएट आगे था, और दूसरा बंदा वो आ जाता है जो उस बंदे की मदद कर सकता है जो आपसे इमीडिएट पीछे था। अगर पढ़ाई के बारे में बात करें तो वो बंदा जो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम है, तो वो ट्यूशन ज्वाइन कर कर आपको बहुत पीछे कर सकता है। अगर ऑफिस के बारे में बात करें तो वो बंदा जो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम है, वो बॉस की चमचागिरी कर कर या कि फिर और कुछ कर कर आपको बहुत पीछे छोड़ सकता है। और इसी तरह से बिजनेस में भी लोन लेकर या कि फिर सुपर स्टॉकिस्ट से सीधे बात कर कर आपको बहुत पीछे छोड़ सकता है। और आप इस बात को बिल्कुल मानकर चलिए कि कोई भी बंदा जो आपसे थोड़ा सा कम
या थोड़ा सा ज़्यादा है, उसे आपको पीछे छोड़ने के लिए जिस किसी की भी मदद लेना पड़ेगी वो लेगा, और उस मदद के बदले उसे जो कुछ भी देना पड़ेगा वो देगा। और ये असल में ऐसी चीज़ है जो उसको करना भी चाहिए। और ऐसा असल में इसलिए है, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा असल में इसलिए है क्योंकि जो अपने दुश्मनों को मात देने के लिए इतना सब नहीं करता या नहीं कर सकता, उसके बारे में यही कहा जाता है कि इसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, या कि फिर ये अपने बाप की ही औलाद नहीं है। और आप इस चीज़ को ऐसे समझकर देख लीजिए कि अगर महाभारत में महाराज दुर्योधन के बारे में बात की जाए तो चीर हरण वाली बात को छोड़कर महाराज दुर्योधन ने कहीं से कहीं तक कुछ भी गलत नहीं किया। अब आ जाइए चौथे सर्कल पर और देखिए, आमतौर पर इसी सर्कल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें असल में ये किया जाता है कि वो काम जो तीसरे सर्कल में हम खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए अपने मित्रों के मित्रों से मदद ली जाती है, और इस बात की पूरी पूरी उम्मीद की जाती है कि हमारा कॉम्पिटिटर या हमारा शत्रु जो है वो भी अपने मित्रों के मित्रों की मदद ले सकता है और ज़रूर लेगा। इस सर्कल का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि जहाँ तक संभव हो, जितने भी लोगों से आप मिलते हैं उनके साथ आपको अच्छे संबंध और उनके सामने एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए। और आप इस चीज़ को सीधे सीधे अपने खून में ही उतार लीजिए। देखिए, वो बंदा जो आपसे थोड़ा सा ही ज़्यादा या थोड़ा सा ही कम है, वो बंदा हर उस व्यक्ति से मित्रता कर सकता है जिनसे आप मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। यानी वो लोग भी जो आपसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, और वो लोग भी जो आपसे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। और जिस तरह से आप इन लोगों की मदद लेकर उस बंदे को नुकसान पहुंचा सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से ही वो बंदा भी इन लोगों की मदद लेकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर सारी की सारी चीज़ें बराबर हों या लगभग बराबर हों, तो दुनिया में चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसी बंदे के साथ काम करना पसंद करता है जिसका व्यवहार अच्छा होता है। अब आ जाइए पांचवें सर्कल पर, और यहाँ पर उन लोगों से मदद ली जाती है जिन्हें हमारे फ़ायदे या नुकसान से, या कि फिर हमारे होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर वो हमारी मदद करें तो पूरे के पूरे खेल की दिशा ही बदल जाती है। इस चीज़ को भी समझिए कि इस तरीके में आउट ऑफ द बॉक्स जाया जाता है, और केवल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि काम जो है वो सिद्ध होना चाहिए, और जीत जो है वो हमारी ही होना चाहिए, और उसके लिए सही, गलत, उचित और अनुचित की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जाती। अगर पढ़ाई की बात की जाए तो देखिए, लाखों में से कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई और मेहनत से ज़्यादा अपने पिता के पैसों पर भरोसा होता है, और इसीलिए पढ़ाई में मेहनत करने की बजाय वो ये पता करने में मेहनत करते हैं कि पेपर कौन बना रहा होगा, या बेच कौन रहा होगा, या कि फिर कॉपी कौन चेक करेगा। अगर जुगाड़ सही बैठ जाए तो पूरा का पूरा मामला एक तरफा हो जाता है, और अगर गलत भी बैठ जाए तो भी मामला एक तरफा हो जाता है। अगर नौकरी के बारे में बात की जाए, और अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तो बजाय इसके कि आप सच्चाई, मेहनत, लगन, ईमानदारी, जोश और जुनून का सहारा लें, आप अपने बॉस से जाकर सीधे सीधे बोल दीजिए कि आप मुझे प्रमोट कर दो। प्रमोशन के बाद जितनी सैलरी बढ़ेगी, हर महीने आप उसका 25% रख लिया करना। और अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए, तो बजाय इसके कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट कर कर कोई नया प्रोडक्ट बनाएं और फिर उसकी मार्केटिंग कर कर उसको बेचना शुरू करें, आप उस प्रोडक्ट को पकड़िए जो सबसे ज़्यादा बिक रहा हो, और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी ट्रू कॉपी बनाइए और उसको बेचना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, ये हो गया आचार्य चाणक्य का मंडल सिद्धांत विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। इस चीज़ को भी समझिए कि कौन मित्र है और कौन शत्रु, और आगे चलकर कौन फायदा देगा और कौन नुकसान।
इस बात को कभी भी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। और इसीलिए इस चीज को समझने के लिए केवल और केवल मंडल सिद्धांत का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने के लिए और अपने शत्रुओं की संख्या घटाने के लिए परिस्थिति के अनुसार संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव नीति का इस्तेमाल करना चाहिए। और इन 6 नीतियों को एकदम डिटेल में समझने के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए, जिसका नाम है दुश्मन को कुचल कर रख देने के 6 नियम। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।